हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक है ना, अकाउंट्स पेबल रेशियो है बेटा। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अकाउंट्स पेबल रेशियो क्या होती है। लास्ट रेशियो है बेटा, ठीक है, समझ रहे हो। एक्टिविटी रेशियोज में तीन रेशियोज है, मैंने आपको बोला था। पहली है अकाउंट रिसीवेबल्स रेशियो, दूसरी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, तीसरी अकाउंट्स पेबल रेशियो। ये तीन रेशियोज है। हालांकि छह इसलिए बन जाती है क्योंकि हर एक रेशियो के अंदर एक और रेशियो है जिसको हम डेज करके बोलते हैं। ठीक है, डेज वाली रेशियो होती है। जैसे बेटा एक रेशियो होती है वो तो ये बताती है आपका कितनी बार वो घुमा बताती है। दूसरी ये बताती है वो बैलेंस शीट के अंदर कितने टाइम रहती है। बस बेटा फर्क है दोनों के अंदर। मतलब अगर मैं और सिंपल फॉर्म में बोलूं, एक रेशियो इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है, दूसरी जो होती है डेज वाली वो बैलेंस शीट से रिलेटेड होती है। जैसे पिछले केस में मैं आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो बताया था बेटा, उसमें वो जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो थी वो क्या बताती थी कि कितने टाइम्स आपका माल निकला गोदाम में से, कितनी बार। बस सिंपल ये बताती है बेटा कि कितने टाइम्स आपका माल गोदाम में से निकला, बस ये बताती है वो। डेज वाली क्या बताती थी, डेज इन्वेंटरी, मतलब कितने डेज है इस इन्वेंटरी के बैलेंस शीट के अंदर, मतलब कितने दिनों तक इस बैलेंस शीट के अंदर ये इन्वेंटरी दिखाई जाएगी, मतलब इस बैलेंस शीट की भूमि में इसके कितने दिन रह गए। बस बेटा फिर इसकी एक साइकिल हो गई पूरी। बस बेटा एक ही साइकिल होती है, बस फिर हो गया काम। बस बेटा फिर जन्म लिया, फिर मृत्यु हो गई, हो गया, अब इसके आगे काम खत्म। बस बेटा ये ही है, बात खत्म। आज जो मेरी लास्ट रेशियो है बेटा, इन्वेंटरी टर्नओवर, सॉरी अकाउंट्स पेएबल टर्नओवर रेशियो बेटा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ही सिंपल रेशियो है, कुछ भी नहीं समझाना है मुझे आपको इसमें बेटा। वो ही जो अकाउंट्स रिसीवेबल रेशियो है, सेम है। बस वहां पे सेल लिया है तो अकाउंट्स पेबल बेटा, जैसे डेटर्स में आप माल उधार पे बेचते हो ना, तो वहां पे सेल्स लेना पड़ेगा। लेकिन अकाउंट्स पेबल कौन होते हैं, एक तरीके से वो क्रेडिटर्स होते हैं बेटा, उसका दूसरा नाम क्रेडिटर्स होता है। क्रेडिटर्स कौन होता है बेटा, जिनसे आपने माल पे उधार खरीदा है। बेटा आप ही का बिजनेस हो इकलौते जो माल लोगों को उधार पे बेचता है। आपका होलसेलर भी तो आपको माल उधार पे बेचता होगा, तो वो आपके लिए कौन है, वो आपका क्रेडिटर, वो आपका अकाउंट्स पेबल है। ऐसे अकाउंट्स जो अभी आपको पे करने हैं, ऐसे अकाउंट्स जो अभी आपको अभी भी पे करने हैं, बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि पेएबल है, ऐसे अकाउंट्स पे करने, तो बेटा इनकी एक रेशियो पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है क्रेडिट मैनेजमेंट के अंदर बेटा। सीएफआरएम वगैरह के अंदर तो बेटा आपको ये रेशियोज बहुत ही ज्यादा लॉजिक से पढ़नी है। जैसे रेशियो से मैं आपको बता रहा हूं वैसा ही पढ़ना है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया, आपके सीएमए यूएसए कोर्स के अंदर एक्टिविटी रेशियोज, एसेट यूटिलाइजेशन जिसका दूसरा नाम है, ये एफिशिएंसी रेशियोज भी इसको बोला जाता है, टर्नओवर रेशियोज भी बोला जाता है। इनके अंदर बेटा और भी रेशियोज होती हैं, आप सिर्फ इतनी ही रेशियो पढ़ रहे हो बेटा, इसके अंदर और भी रेशियोज होती हैं बेटा, ठीक है। प्रेफरेंस डिविडेंड टर्नओवर रेशियो भी होती है, ठीक है। लेकिन आपका बस बेटा इतना ही सीमित है, कोई नहीं, कोई नहीं बेटा, हम अभी इतना पढ़ रहे हैं वो भी बहुत इनफ है बेटा, ठीक है। आइए बेटा, हालांकि एक रेशियो बेटा मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। एक और रेशियो टर्नओवर रेशियो के अंदर आएगी, उसका नाम है एसेट टर्नओवर रेशियो। वो भी इसी के अंदर आती है, इंक्लूडेड है। लेकिन सीएमए यूएसए का जो आपका सिलेबस है बेटा, उसने पता नहीं उसको अलग करके दी हुई है। आपका जो सीएमए यूएसए का सिलेबस है ना बेटा, उसने एसेट टर्नओवर रेशियो को इन टर्न एक्टिविटी रेशियोज के अंदर इंक्लूड करके नहीं दिया हुआ, उसको अलग करके दिया है। तो कोई नहीं बेटा, उसी पर्पस के लिए मैंने जैसा अपना स्टडी मटेरियल बना रखा है बेटा, ये जो किताब मैंने आपके सामने रखी हुई है, इस किताब के अंदर भी बेटा फिर मैंने उसके साथ इंक्लूड नहीं करा, अलग से ही रखा हुआ है। वो मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हालांकि बेटा रियल लाइफ में उसको टर्नओवर रेशियोज के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। चलिए, पिछली क्लास में बेटा मैं आपको कुछ इंटरप्रिटेशंस बता रहा था। अच्छा बेटा, ये लो डीएसआई का मतलब क्या होता है, मतलब डे सेल्स के अंदर बेटा बिल्कुल सिंपल बात है। मतलब अगर जितना कम होगा, पहले आपको ये जानना पड़ेगा ये हाई डीएसआई लो डीएसआई का मतलब क्या है। डीएसआई पता ना बेटा, डे सेल्स इन इन्वेंट्री, मतलब एक बैलेंस शीट के अंदर इसके कितने दिन रह गए, बस ये बताती है बेटा वो रेशियो, कितने टाइम के अंदर राइट ऑफ हो जाएगी। बस यहाँ पे 73 दिन आया है, 73 डेज आया है। इसका मतलब एक इन्वेंट्री बैलेंस शीट के अंदर एज अ क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 73 डेज के लिए दिखेगी, उसके बाद उसका राइट ऑफ हो जाना पक्का है, क्योंकि उसके बाद वो डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। सीधी बात है बेटा, डेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए बेटा, अब मेरी बात सुनिए। अब बेटा मैं आपको क्या, ये डीएसआई शॉर्ट फॉर्म बोला करेंगे, ठीक है, हम डेज सेल्स को। अब आप समझ गए ना, क्रक्स मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन समझा देता हूं, फिर अकाउंट्स पेबल पे आएंगे। थोड़ी पिछली क्लास में रह गया था एक्चुअली इंटरप्रिटेशन, ठीक है। डीएसआई, लो डीएसआई का मतलब ये है बेटा, इसका मतलब कम से कम दिन है। इसका मतलब बेटा लो डीएसआई मतलब
कम दिन, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 73 डेज है, सोचो बेटा यहाँ पे 73 डेज है, इसका मतलब यहाँ पे सोचो 50 डेज आ जाता, 50 डेज, इसका मतलब क्या है 50 डेज से, 50 डेज से इसका मतलब ये है कि मतलब एक स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर 73 डेज नहीं, सिर्फ 50 डेज दिखेगा। इसका मतलब आप जल्दी से जल्दी अपना स्टॉक उड़ा रहे हो। इसका मतलब ये भी तो कह सकता हूं आप जल्दी से जल्दी अपना स्टॉक डेटर्स में कन्वर्ट कर पा रहे होगे, जल्दी से जल्दी फिर आपका डेटर्स में कन्वर्ट हो पा रहा होगा। इसका मतलब जल्दी से जल्दी डेटर्स में कन्वर्ट हो पा रहा है, इसका मतलब जल्दी से जल्दी आपके पास कैश भी घूम के आ जाएगा। बेटा जितना टाइम आपका माल गोदाम में पड़ा रहेगा, क्या उतना टाइम आपका वो गोदाम कैश में कन्वर्ट होने में नहीं लगाएगा, सॉरी वो स्टॉक कैश में कन्वर्ट होने में नहीं लगाएगा। बेटा एक किराने की दुकान में एक माल पड़ा है, पड़ा ही है, सड़ रहा है पड़े पड़े, और 1 साल बाद बिका, तो बेटा उसका कैश कन्वर्ट होने में टाइम ज्यादा नहीं लग गया। लेकिन वही एक किराने वाला जो उसके बगल में है बेटा, उसके गोदाम में पता नहीं माल आता है, पता नहीं कब चले जाता, पता ही नहीं कब उसका माल कैश में कन्वर्ट हो जाता है यूं। तो बेटा लो डीएसआई मतलब आपका माल बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि डेटर्स में जल्दी कन्वर्ट हो रहा है, तो डेटर्स में मतलब आपको जल्दी पेमेंट भी मिल जाएगी। जितना माल ज्यादा टाइम डेटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो डेटर भी फिर आराम से पेमेंट देंगे, तो और देर से पैसा आएगा, सीधी बात है। तो हायर डीएसआई इसका मतलब ज्यादा देर में पैसा आएगा, लोअर डीएसआई गुड है बेटा। अच्छा, ऑपरेटिंग साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं। हालांकि बेटा ऑपरेटिंग साइकिल अगर आपको नहीं पता वैसे तो जब मैंने आपको अपनी लिक्विडिटी रेशियो समझाई थी, मैंने आपको एक वर्किंग कैपिटल का थोड़ा सा समझाया था बेटा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता बेटा ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, तो मेरी यूट्यूब पे बेटा ये वीडियो डली हुई है ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर, बैलेंस शीट वाला आप टॉपिक मेरा देख सकते हैं, पार्ट 1 पे जाके। वहां पे बेटा वो एएससी 200 जो एएससी 210 का 45 है बेटा, वो मैंने वहां पे समझा रखा है, ठीक है, 210 का 10 का। तो वहां पे आप देख सकते हैं बेटा, मैंने वहां पे पूरा ऑपरेटिंग साइकिल समझा रखा है, ठीक है। हालांकि बेटा आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, सेक्शन बी के अंदर, सेक्शन बी की बात कर रहा हूं पार्ट 2, वहां पे बेटा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में मुझे पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड ऑपरेटिंग साइकिल पे है। और बेटा मुझे आपको इस रेशियो में भी थोड़ा सा ऑपरेटिंग साइकिल पढ़ाना है। कहां पे, जब मेरी सारी एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हो जाएगी ना, मैं आपको बेटा थोड़ा सा वहां पे ऑपरेटिंग साइकिल्स के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। ये देखिए मैंने आपके सामने टॉपिक रखा है, मैं ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश साइकिल थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पे बेटा मैं आपको एक ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालते हैं, उसके कितने दिन होते हैं, मतलब लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 110 दिन की है, मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 90 दिन की है। एक ऑयल इंडस्ट्री बोलती है कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 110 दिन की है। कैसे बोलती है वो, क्या होता है इसका मतलब वो 110 दिन बोल रही है, हम क्या समझे इससे, हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, हम क्या समझे कि तू ये बोल रहा है 110 दिन की तेरी ऑपरेटिंग साइकिल है क्या समझू मैं, कैलेंडर चला है। हाँ तो बेटा ये मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिए, आप ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं बेटा, हर चीज समझेंगे, ठीक है। मेरा पर्पस आप लोगों को सीएमए यूएसए एग्जाम क्लियर कराना नहीं, वो तो आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे जब ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेरा पर्पस आपको मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनाना, बस बेटा, ठीक है। कि जब आप इंटरव्यू पे बैठो, वो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछ ले बेटा, आप कहीं अटक जाओ वहां पे, सीधी बात है। तो बेटा मेरा क्रक्स वो है, ये पर्पस आपका बेटा, ठीक है, कि आपको क्लियर करना है, मैं उस पर्पस से पढ़ा ही नहीं रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए, अब बेटा लोअर डीएसआई हाई डीएसआई आप समझ ही गए, ओके। थोड़ा सा अब इसकी बात कर लेते हैं। लोअर डीएसआई इंप्लाइज दैट इन्वेंटरी इज बीइंग सोल्ड क्विकली, सीधी बात है, इंडिकेटिंग एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। बात है ऑब्सोलेंस रिस्क का मतलब आपका पड़े पड़े माल सड़ रहा है, बेटा जितना टाइम लगेगा आपका माल गोदाम से निकलने में, उतना देर से लगेगा बेटा आपका क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पड़े पड़े सड़ जाएगा ना बेटा। अरे जितना टाइम लगा रहा है तो उतना पड़ा रहेगा, पड़ेगा तो बेटा कीड़े खा जाएंगे, चूहे कुतर के ले जाएगा आपके माल को, तो सीधी बात है बेटा ऑब्सोलेंस रिस्क है। इसको बोला जाता है कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाना बेटा, ठीक है। ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होती है, कॉस्टिंग की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, इसको बहुत जल्द रिड्यूस करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूँ, धीरे धीरे छोटे छोटे ऐसी चीजें बीच में बोलता रहता हूँ मैं। हाई डीएसआई पढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे कुछ बढ़िया चीज आएगी, सजेस्ट दैट इन्वेंट्री इज हेल्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, ठीक है बेटा। वही बात होगा बेटा, जितना टाइम मतलब हायर डीएसआई इसका मतलब ज्यादातर गोदाम में रहता है, ज्यादातर बैलेंस शीट में रहता है बेटा, ज्यादातर बैलेंस शीट मतलब ज्यादातर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मतलब गोदाम में ज्यादा दिन रहता है, तो बेटा ज्यादा दिन गोदाम में रहता है तो क्या मतलब है इसका, पड़े पड़े सड़ जाएगा, ठीक है। विच कैन लीड टू द इंक्रीज कैरिंग कॉस्ट, आगे ना नाम बेटा कैरिंग कॉस्ट। अभी कैरिंग कॉस्ट आपको नहीं पता होगा, इसके अंदर कुछ और कॉस्ट भी आती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंप्लाइड कॉस्ट वगैरह, वो हम देखेंगे बेटा, सब सेक्शन बी के अंदर पढ़ाऊंगा, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा कॉस्टिंग का पार्ट है, बाकी तो इन डिटेल आपको पार्ट 1 सेक्शन डी में भी पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। एक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल होता है, वो वहां पे देखेंगे। पोटेंशियल स्पॉइलेज और ऑप्शनलाइज रिड्यूस्ड कैश फ्लो, कैश फ्लो रिड्यूस हो जाए ना, गोदाम में माल अभी भी पड़ा है, देख रहे हैं पता नहीं कब निकलेगा, वो मूवी है ना बेटा अतिथि कब जाओगे,
ऐसे ही ये कब जाओगे बेटा, गोदाम से माल रखा हुआ, पैसा फंसा हुआ है, ब्लॉक हो रहे हैं, डेड मनी हो गया स्टॉक के अंदर बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात बताऊं, मर्चेंडाइज इंडस्ट्रीज होती है। मर्चेंडाइज इंडस्ट्री बेटा एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हाई रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस होता है बेटा। कब पता नहीं कोई नया फैशन ट्रेंड आ गया बेटा, आपका जो पुराना कपड़ा है वो पड़े पड़े सड़ जाएगा। तभी आपने देखा होगा मर्चेंडाइज के अंदर बेटा नेक्स्ट लेवल ऑफर्स भी आती है, 50% पे ले जाइए, 70% पे ले जाइए। हालांकि उसमें भी बड़े बेटा एमबीए वाले कैच है, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं सेक्शन सी पढ़ाऊंगा आपको पार्ट 2 का, ठीक है। तो रिड्यूस कैश फ्लो हो जाता है क्योंकि जल्दी से कैश कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, पड़ा पड़ा माल सड़ रहा है, सीधी बात है। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्टिविटी टर्नओवर रेशियोज। बेटा आपको ऐसा लग रहा होगा मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन सीएमए यूएसए की बेटा क्या है ना, ये जो थ्योरी है ना, यही एक्चुअली लेकर डूब जाती है बच्चों को, क्योंकि वो करके नहीं चाहते। बेटा एमसीक्यू सीएमए यूएसए के इतने ट्रिकी आते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। पूरा आपने से एक बच्चा बेटा जिसने पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल चार्ट के रखे हुए हैं, लेकिन बेटा फिर भी फेल हो गया, ऐसे विंडो ओपन नहीं हुई। क्यों? क्योंकि थ्योरी पढ़ के नहीं गया, उसको लाइटली लेके चला गया, सोचा ये तो थ्योरी नॉर्मल थ्योरी है, प्रैक्टिकल कर लिया, कंसेप्ट से बना ली थ्योरी, कर लेंगे। ऐसा नहीं होता ना बेटा, थ्योरी के अंदर आपको सीक्रेट्स मिलते हैं फाइनेंस के, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा। कभी पढ़ोगे ना पता चलेगा, आपको सीखने को मिलेगा रियल लाइफ की चीजें आपको थ्योरी में। इसलिए मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैंने आपके सामने बेटा ये ऐसे पॉइंट्स नहीं बना दिए, मैं भी आपको सीधा से प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कंसेप्ट पढ़ा देता हूं। पहला, evaluate efficiency, determine how well a company manages its inventory levels to meet demand without incurring excessive holding cost or experiencing stockouts। ये रेशियो बेटा आपको ये बताती है कि बेटा आपको कितना माल रखना है। आपको पता चल गया कि भैया मेरे टाइम इतने टाइम बैलेंस शीट के अंदर रहती है, तो बेटा 73 दिन रहती है, तो आप बेटा सोचोगे यार ये कुछ ज्यादा दिन बैलेंस शीट के अंदर रह रही है, मतलब 73 डेज मेरा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर है। 73 डेज आंसर आया था ना, मतलब गोदाम के अंदर मेरा एक माल 73 डेज के अंदर रहता है। इसको थोड़ा कम कर यार, क्योंकि बेटा जितना टाइम आपका गोदाम में माल रहेगा उतना टाइम बेटा आपको उसकी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अरे बेटा सोचो, एक ऐसा माल है जिसके लिए बेटा आपको हाईली चीजें रखनी पड़ती हैं, जैसे इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको उस माल का, जितना टाइम उतना ज्यादा इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। बेटा कुछ माल ऐसे होते हैं जिसके लिए, जैसे लेदर का बिजनेस है बेटा, बेटा लेदर के सोफे होते हैं ना जो प्योर लेदर होते हैं, बेटा आप उनको ऐसे रूम टेम्परेचर में नहीं छोड़ सकते, खराब हो जाएंगे, ऐसा रिंकल आ जाएंगे ना, बिल्कुल फट जाएंगे बेटा, ऐसे नहीं होता। तो लेदर वाले बिजनेस के अंदर बेटा हाई रिस्क ऑफ नेक्स्ट लेवल कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती है, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत होती है बेटा। उसके लिए कॉन्टिन्यूस 24 घंटे एसी चलाना पड़ता है, कॉन्टिन्यूस एसी चलाना पड़ता है। आप देखेंगे कभी लेदर के बिजनेस के लिए वहां पे बेटा एसी चलाना पड़ता है, तो एसी का बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा आपका वो एक बिजनेस जिसमें लेदर है, लेदर वाला स्टॉक, जितना टाइम आपका बिजनेस में रहेगा, तो क्या उतना टाइम आपका बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, तो कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, इसे कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो बेटा ये चीज मैनेज करने में आपको हेल्प करेगी। तो जितना टाइम आपका, आपको बताओ ये रेशियो ये बता देती है, देख तेरे बताओ माल 73 डेज है, इसको थोड़ा कम कर, वरना उतना ही तेरा खर्चा ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा हम मैनेजमेंट करेंगे कि जल्दी से जल्दी मेरा माल निकले, उतना बढ़िया है बेटा। जितना ज्यादा, अच्छा ये तो मैंने आपको बोला कैरिंग कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा जितना टाइम रहेगा उतना कैश देर से आएगा। अगर आप ऐसे मैनेजमेंट पॉलिसीज निकालो, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंक्रीज करो, मार्केटिंग करो, तो बेटा हो सकता है आपकी टर्नओवर इंक्रीज हो जाए, और टर्नओवर अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बेटा आपका ये आपके दिन भी कम हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ये डेज कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो करके निकाल सकते हो ना। तो बेटा अगर आप अपनी टर्नओवर इंक्रीज कर लो, मतलब जितना जल्दी आप चक्का घुमाओ, मतलब जितनी ज्यादा स्पीड से आपका माल निकलेगा, तो मतलब डिनोमिनेटर जितना, बेटा आपको पता है सेकंड क्लास का कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर जब बड़ा होता है तो कोएफिशिएंट कम आता है, पता है आपको बेटा। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0.5 है, अगर मैं डिनोमिनेटर बढ़ा दूं, 3 कर दूं, तो देखिए बेटा आंसर क्या आएगा, 0.6 आएगा, सॉरी 0.3 आएगा, सॉरी बेटा मैं उल्टा ही बोल रहा हूं अपनी बात, बताओ 0.3 आएगा बेटा। तो यहां पे कोएफिशिएंट देखिए कम आया, पहले 0.5 आया, 0.3 आया। तो गेम क्या है, अगर आप अपनी टर्नओवर इंक्रीज कर दो, अब टर्नओवर कैसे इंक्रीज होगी, अरे मैनेजमेंट करो ना, एमबीए को हायर करो, अरे लोगों को हायर करो, अरे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट करो, जो दिखता है वही बिकता है भाई। ये बेटा सबसे पहले एमबीए वालों को पढ़ा दिया जाता है बेटा। ज्ञान बातें होंगी बात की, जो दुनिया भर का ज्ञान है, देसी जुगाड़ ये है बेटा, जो दिखता है वही बिकता है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, ठीक है बेटा। तो आप एडवर्टाइजिंग का खर्चा करो ना, दिखाओ ना लोगों को, ब्रांड एम्बेसडर्स रखो लोगों को, है ना, अपनी प्रमोशन करो, ब्रांड एंडोर्समेंट्स करो, सीधी बात है बेटा। तो उतनी तेजी से आपका फिर माल निकलेगा, और माल जब निकलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर इंक्रीज होगी, तो क्या आपका डेज कम नहीं हो जाएंगे, सीधी बात है, डेज कम हो जाएंगे, तो कैश फ्लो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पॉइंट है बेटा, इवैल्यूएट एफिशिएंसी, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, एनालाइज चेंजेस इन दोज रेशियोज ओवर टाइम टू स्पॉट इंप्रूवमेंट्स और डिटेरियोरेटिंग
डिटेरियोरेटिंग बेटा परफॉर्मेंस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट। सीधी बात है बेटा, मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया कि आपको क्या करेगा बेटा, एनालाइज करना सिखाएगा। तो आप ट्रेंड्स बना लोगे, ट्रेंड्स बन जाएंगे बेटा कि इस बार मैंने ऐसे करी थी, भाई पिछले साल मैंने ऐसा करा था, इस साल मैंने ऐसा करा, तो आप एक ट्रेंड बन जाएगा। अच्छा, मुझे पिछले साल जैसी गलती रिपीट नहीं करनी, ऐसे अगर क्योंकि मैं ऐसा करता हूं तो ऐसा हो जाता, नहीं भाई गलती से अब नहीं करना। ऐसे बेंचमार्क परफॉर्मेंस, ये कुछ कुछ ट्रेंड जैसा ही है, आप एक स्टैंडर्ड बना लोगे, बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, स्टैंडर्ड बना लोगे। कंपेयर कंपनीज रेशियो टू द इंडस्ट्रीज एवरेज। आप क्या करोगे बेटा, फॉर एग्जांपल आपकी लेदर इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, तो बेटा आपकी जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है, आप एक बार उसको निकाल लोगे, अब बैठ जाओगे। अब बेटा जितने भी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब बेटा आप एक अकेले तो होगे नहीं। फॉर एग्जांपल एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उसके अंदर बेटा बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी कंपनीज है बेटा। अब एक कंपनी अपनी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकाल के बैठ गई, लेकिन बेटा सिर्फ ये नहीं होता। अब आप क्या करो, जितनी भी पूरी की पूरी फार्मा इंडस्ट्री है उसकी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी सारी इंडस्ट्रीज वगैरह उनकी एक एवरेज वगैरह ले लोगे, आपके पास एक इंडस्ट्री एवरेज निकल के आ जाएगी। ऑलरेडी बेटा ये आप मनी कंट्रोल वगैरह बहुत सारी वेबसाइट है, ये भी आपको बता दे कि भैया ये है इंडस्ट्री की एवरेज। फिर कंपेयर करो, उससे ये पता चलेगा कि मतलब मोटा मोटा जितनी भी ज्यादातर कंपनीज इस इंडस्ट्री के अंदर होती है, उसकी इन्वेंटरी इतने इतनी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो ऐसे होती है। फॉर एग्जांपल अगर फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, तो सोचो मान के चलते हैं इनकी 5 टाइम्स है, सोचो इंडस्ट्री एवरेज है, लेकिन एक फार्मा कंपनी पर्टिकुलर जो इस इंडस्ट्री के अंदर है उसकी 3 टाइम्स है। अब उसने ये देखा यार मेरी 3 टाइम्स है, लेकिन इंडस्ट्री की 5 टाइम्स है, मतलब मैं कुछ कमी रह गई है मेरे में। मतलब मेरे जो भाई बंधु है इस इंडस्ट्री के अंदर, उनकी तो बेटा 5 टाइम्स है, मतलब वो पूरे साल अपना 5 बार गोदाम से माल निकाल देते हैं, लेकिन मैं इकलौता पता नहीं क्या ऐसा कर रहा हूं कि मेरा 3 टाइम्स ही निकल रहा है। मतलब कुछ मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं। तो आपको पता चल जाता है कि भाई कुछ गड़बड़ी हम पे रह गई है। बेटा आप स्कूल में अपनी मार्क्स खुद टिक करोगे ना, आपके 100 में से 100 आएंगे, 100 में से 100, क्योंकि आप रैशनलाइजेशन कर देंगे वहां पे। पता है कभी क्यों आते हैं? अपना पेपर चेक करोगे तो हमेशा 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि रैशनलाइजेशन है। अरे ऐसा है, कोई नहीं, ये तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पड़ोसी से साइड कर चेक करवाओगे ना, वो 100 नहीं देगा आपको। यही फर्क है। आप बेटा सोच रहे हो अपने मीम या मिट्टू बेटा कि हमारे 3 टाइम्स में बहुत आगे चल रहे हैं, कंपटीशन तो तब पता चलेगा ना जब दूसरों से कंपेयर करोगे, तब बेटा आप अपने, तब जाके ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, तब जाके आप पे पड़ेगी तलवार, तब जाके बेटा आप काम करोगे ढंग से। ऐसे होता है बेटा। तो बेंचमार्क परफॉर्मेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सपोर्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट लेते हैं। इन्फॉर्म डिसीजन रिलेटिंग टू परचेजेस, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा मैनेजमेंट की दुनिया के अंदर आप जब सीएमए बन जाओगे बेटा, तो आपको रियल, अगर कभी आप किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर जाओगे बेटा एज अ मैनेज करने, ठीक है, तो आपको ये 2 चीजें करना बहुत जरूरी है बेटा। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो बेटा आप किसी काम के सीएमए नहीं है बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं बेटा। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बेटा आपका क्या प्रोडक्ट बन रहा है, आप उसका शेड्यूल ही नहीं बना पा रहे हो, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी उससे बेटा। उससे मैं समझाऊंगा ना जब मैं आपको कॉस्टिंग पढ़ाऊंगा, और अभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑफ सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन शेड्यूलिंग क्या होती है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं बेटा, ये लोअर मैनेजमेंट नहीं करते। टॉप ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग वगैरह, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमेशा टॉप लेवल करते हैं, ठीक है। assess liquidity risk, a high DSI can indicate a risk of obsolete inventory, बता दिया मैंने, ठीक है। हाई डीएसआई होगी मतलब उतने टाइम आपके बैलेंस शीट में रहेगी, जितने टाइम बैलेंस शीट में रहेगी तो भाई माल पड़े पड़े सड़ जाएगा, पड़े पड़े सड़ जाएगा तो बेटा आपका कैश भी गया, डेड मनी, ठीक है। एंड रिड्यूस कैश फ्लो इम्पैक्टिंग शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, सीधी बात है। तो बेटा आपका कैश तो फंस गया, आपने कहा था यार इतना इससे अच्छा तो मैं इस पैसे का स्टॉक में लगाया, डेड मनी हो गया, एफडी करा देता, ब्याज ही मिल जाता, वही खा लेता, कोई नहीं, अब क्या करें। अब उसके लिए बेटा अब आपका पैसा फंसा, अब आपको धंधा चलाने क्या करोगे, लोन लेना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का क्रंच आ गया। कंपैरेटिव एनालिसिस, वही बेटा ये तो पॉइंट रिपीट हो गया। बेंचमार्किंग कंपनीज इन्वेंटरी मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट द इंडस्ट्री पीयर्स और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स। आप वही बेटा कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने आपको पार्ट 2 के जैसे पहले पढ़ा है, इंट्रा फर्म कंपैरिजन भी करोगे आप, इंटर फर्म कंपैरिजन भी करोगे, ठीक है। अब जाके बेटा हमारे कंप्लीट हो गया, ये थोड़ा सा पिछली क्लास में बेटा एक्चुअली रह गया था, मुझे आपको ये समझाना था, ठीक है, कोई नहीं। अब आ जाते बेटा अपने नई रेशियो में, अकाउंट्स पेएबल रेशियो पे बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है। ये क्या बताती है बेटा, सीधा उतर जाते हैं। 2 टाइप के अकाउंट्स पेएबल रेशियो होती है। पहली पहली होती है बेटा, एक तो अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, बताने की जरूरत नहीं बेटा, एक हमेशा होगी टर्नओवर। दूसरा डेज, कितने होते हैं अकाउंट्स पेबल रेशियो के,
बेटा आप समझ गए होंगे डेज से मतलब, हाँ जी सर समझ गए, इसका मतलब कितने टाइम हमारे क्रेडिटर्स बैलेंस शीट के अंदर शो करेंगे, सर समझ गए। अब तो सर समझ ही गए, अब तो सर हम खुद ही बता देंगे। बेटा मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि रेशियोज एक्चुअली बनी किसने, ये बेटा किसी ने रेशियो बनाई होंगे, आप पढ़ रहे हो, आपने बनाई है क्या? नहीं बेटा, जिसने बनाई होगी उसका आप पढ़ रहे हो। तो बेटा उसको क्या ऊपर से टपक गई क्या ये रेशियोज? वो देख रहा था एक दिन न्यूटन की तरह कि एप्पल टपक गया, समझ में आ गया, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है बेटा, उसको भी तो लॉजिक मिला, उस लॉजिक से उसने भी तो बनाया। तो बेटा क्या वो लॉजिक आप यूज नहीं कर सकते हैं? हम क्यों किसी के बोलने से मान ले, हम कैसे मान ले कि ये रेशियो बिल्कुल सत्य है? तो बेटा हम पहले अपना दिमाग लगाएंगे, देखेंगे कि क्या लॉजिक से ये रेशियो निकल के आ रही है, अगर निकल के आ रही है तो 100 दे देंगे। तो बेटा मैं आपको वो लॉजिक देना चाहता हूं। मेरा पर्पस ये है कि बेटा जब आप सीएमए यूएसए एग्जाम में बैठे तो बेटा ऐसा ना हो कि आप फॉर्मूला शीट जो आप बोलो कि मुझे वो फॉर्मूला शीट दे दो, मुझे फॉर्मूला शीट दे दो, मुझे वो मांगना है, मैं देख के जाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, फिर मजा नहीं आएगा सीएमए यूएसए करना। फिर तो बस आप एक जस्ट पेपर पास करने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आप बेटा कंसेप्ट करने के लिए पढ़ोगे, आप कभी भी फॉर्मूला शीट नहीं मांगोगे, पेपर में ही खुद फॉर्मूला बना दो, खुद फॉर्मूला बना दोगे बेटा। ठीक है। और अब तक जैसे मैंने आपको समझाया, बताओ आपको कभी समझा कभी कर, जैसे मैंने आपको रेशियोज बताई, एक फॉर्मूला नहीं रटवाया बेटा, सबका पहले लॉजिक बताया। ठीक है, तो इसका भी लॉजिक सेम है बेटा। चलिए पहले आ जाते हैं अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब ये रेशियो ये बताती है कि बेटा कितने टाइम, अच्छा पहले ये कितना क्या बताती है वो हम देखेंगे। पहले एक बार रिवाइज करते हैं अकाउंट रिसीवेबल रेशियो। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको आप माल उधार पे बेचते हो। तो बेटा अकाउंट्स पेबल कौन हुए? ये वो लोग होते हैं जिनसे आपने माल उधार पे लिया है। तो बेटा मैंने आपको पहले ही बोला, आप किसी को माल जब उधार पे बेचते हो तो एक तरीके से आप उसको पैसा ही तो उधार देते हो, क्योंकि वो जो माल है वो एक तरीके से इक्विवेलेंट टू कैश ही तो है। आपका कैश ही तो माल पे फंसा हुआ है। आपने अपना वो कैश लेके उस कैश को कन्वर्ट कर दिया स्टॉक में, है ना? जैसे बेटा आपके पास 10 रुपए होते हैं, आपने उस 10 रुपए को कन्वर्ट कर दिया लेस के चिप्स में। आपने वो 10 रुपए पड़े हैं, आपने बेटा वो दुकान से जाकर 10 रुपए का चिप्स खरीद लिया, तो एक तरीके से वो कैश, एक तरीके से इक्विवेलेंट टू कैश ही तो है। तभी तो वो माल वाला आपको, वो जो बिजनेस वाला है वो आपको 10 रुपए क्या कहता है, लेस का पैकेट बेचता है और 10 रुपए ले लेता है, क्योंकि वो इक्विवेलेंट टू कैश है। वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसकी औकात है कैश के कन्वर्ट होने में। सीधी बात है, जैसे गोल्ड भी हो गया, इट्स अ मेटल, इट्स अ ऑब्जेक्ट, लेकिन फिर भी वो एक इक्विवेलेंट टू कैश है, क्योंकि वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। तो बेटा आप किसी को जब माल उधार पे बेचते हो तो एक तरीके से आप क्या करते हो, उसको आप उसको अपना पैसा ही तो उधार पे दे रहे हो। सीधी बात है। तो यहां पे बेटा अकाउंट्स पेबल का मतलब आपने किसी से माल उधार पे खरीदा, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आपने एक्चुअली उससे पैसा उधार पे लिया? बात वही है बेटा, बात वही है, क्योंकि आपको बाद में उसको पैसा ही तो चुकाना है। आप उसको माल थोड़ी ना चुकाते हो जब ड्यू डेट आ जाती है, पैसा चुकाते हो। तो एक तरीके से बेटा आपने उससे पैसा उधार पे लिया हुआ, सीधी बात है। चलो ठीक है, अब आपने बेटा उससे पैसा तो उधार पे ले लिया। बात यह है, आपने जब ये पैसा उधार पे लिया तो पूरे साल आपने कितना उधार ले लिया? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। बेटा यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें लिखा है क्रेडिट परचेसेस $8 लाख। हमारे पास एक एग्जांपल है, उसमें लिखा है क्रेडिट परचेसेस $8 लाख। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है बेटा आपने पूरे साल उधार में कितनी परचेसेस कर ली। बेटा ये उधार की परचेसेस कैसे है? आप बचपन से पीएनएल अकाउंट बनाते होंगे बेटा, पीएनएल अकाउंट बनाते होंगे। इस पीएनएल अकाउंट में बेटा आप यहां पे टू परचेसेस लिखते होंगे हमेशा। यहां पे बेटा टू परचेसेस लिखी होती है, ये नेट परचेसेस होती है, लेस रिटर्न करके लिखी होती है। ठीक है। अच्छा इसके अंदर दो चीज लिखी होती है, कैश परचेसेस लिखी होती है और एक क्रेडिट परचेसेस लिखी होती है। हम क्योंकि एक्चुअल सिस्टम फॉलो करते हैं तो बेटा हम कैश क्रेडिट परचेसेस भी इंक्लूड करते हैं। यहां पे हमारे खाते बुक कीपिंग तो है नहीं कि सिर्फ हम कैश कैश सिस्टम फॉलो करेंगे, एक्चुअल सिस्टम है, क्रेडिट परचेसेस भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका कॉन्ट्रासेप्टिव जो सॉरी बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव बोल दिया, इसका जो कॉन्ट्रा अमाउंट शो हो जाता है बेटा, वो दूसरा जो क्या कहते हैं बैलेंस शीट में हम अकाउंट्स पेबल करके दिखाते हैं, सिर्फ डबल एंट्री मैच हो जाती है ना? चलिए ओके, बात मेरी वो नहीं है, यहां पे मैं एक्रूअल एक्रूअल नहीं खेल रहा हूं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आपको यह जानना है कि आपने पूरे साल कितने उधार की परचेसेस कर ली, उधार की कितनी परचेसेस कर ली। इसका मतलब ऐसा भी तो बोल सकता आपने एक्चुअली किसी से कितना पूरे साल कितना उधार ले लिया। बेटा आपने फॉर एग्जांपल यहां पे हमको पता चल गया, हमने एक पीएनएल अकाउंट खोल के देखा, हमने बेटा ये एक सप्लाई चेन सॉल्यूशंस पीपीटी लिमिटेड है, हमने क्या करा इसकी पीएनएल अकाउंट खोली। हमने पीएनएल अकाउंट जैसी खोली हमने देखा अच्छा टू परचेसेस, ये रहे टू परचेसेस।
टू परचेजेस में हमको पता चला कि भैया क्रेडिट परचेजेस $8 लाख है। बेटा कैश परचेजेस से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं, कैश परचेजेस से वास्ता ही नहीं, क्योंकि कैश में तो ऑन स्पॉट पेमेंट दे दी। बेटा यहां पे कोई उधार वाला गेम तो है ही नहीं। अकाउंट्स पेबल तो तब आते हैं जब आप किसी से उधार पे खरीदते हो, सीधी बात है। तो यहां पे हमने क्रेडिट परचेसेस देखी, क्रेडिट परचेसेस हमको पता चला $8 लाख आपने उधार पे माल खरीदा हुआ है। तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता एक तरीके से आपने $8 लाख, $8 लाख उधार पे ले रखे हैं, क्योंकि आप बाद में $8 लाख ही तो पे करते हो। तो एक तरीके से बेटा आपने $8 लाख उधार में लेके, माल तो सिर्फ दिखाने दिखाने का है। हाथी के दिखाने वाले दांत और खाने वाले दांत अलग है बेटा। ये सिर्फ दिखाने दिखाने के सिस्टम है, ये $8 लाख का माल है। आपने बेटा एक्चुअली $8 लाख उधार पे ले रखे हैं, तो ठीक है, $8 लाख आपने उधार पे ले रखा है। अब आपको बेटा ये भी पता होगा कि पीएनएल अकाउंट जो बनता है वो फॉर द ईयर एंडेड बनता है, मतलब पूरे साल का माल है। इसका मतलब पूरे साल की उधारी है ये पूरे साल की उधारी है। मतलब पूरे साल में बेटा आपने $8 लाख का उधार ले रखा है, पूरे साल आपने $8 लाख का उधार ले रखा है। ठीक है, आपको इतना पता चल गया। अब ओके, लेकिन मुझको ये रेशियो ये बताती है कि पूरे साल आपने लिया कितने बार। अकाउंट्स रिसीवेबल जैसे वो बताता है आपने कितनी बार उधार दिया। अकाउंट्स टर्न इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो स्टॉक वाला क्या बताता है, कितनी बार आपका माल निकला। तो अकाउंट्स पेबल भी आपको ये बताएगा कितनी बार आपने ये उधार लिया। अब हमको ये पता चल गया बेटा मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में बेटा आपको क्या है ना, एक चीज फाइंड करनी पड़ती है बेटा, तीन होती है, एक चीज फाइंड करनी पड़ती है। लेकिन अगर दो चीजें गिवन होती है तो आप बेटा 100% वो निकाल सकते हो, ये मैथमेटिक्स का रूल है। तीन में से बेटा अगर दो चीजें गिवन है, तीसरी चीज आप निकाल सकते हो, ये मैथमेटिक्स का गेम है बेटा सारा। ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, हमको यहाँ पे तीसरी तीन है, हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा, हमको क्या निकालना है कि अगर कितनी बार हमने उधार लिया, हमको क्या निकालना कि कितनी बार हमने उधार ले रखा है। हमको गिवन क्या है, हमको गिवन बेटा ये है, हमको बेटा गिवन ये है कि पूरे साल आपने एकदम उधार ले लिया। आपने कहा सर समझ गए कि $8 लाख का मैंने उधार ले लिया, ये तो पूरे साल लिया, लेकिन ये $8 लाख का मैंने उधार लिया ही तो पूरे साल का है। एक अमाउंट होगा उधार का, वो मैंने कितनी बार लिया होगा कि वो $8 लाख का बन गया, कितनी बार लिया होगा, ये मुझको जानना है। तो बेटा ये मुझे पता करने के लिए मुझे ये जानना पड़ेगा कि मैं जब भी एक बारी उधार मांगने जाता हूं कितना मांगता हूं। अगर मुझे ये पता चल गया तो मैं ये $8 लाख से उसको डिवाइड करूंगा, मेरे पास नंबर आ जाएंगे, हाँ मैंने इतनी बार मांगा। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मैं एक बारी में इतना उधार मांगता हूं तो भाई साहब मुझे पता चल जाएगा कि मैं कितनी बार मांगता हूं। समझ रहे बेटा मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी मम्मी पूरे महीने 30 किलो टमाटर लेके आई, आपकी मम्मी पूरे महीने 30 किलो का टमाटर लेके आ गई, लेकिन क्या वो एक बार में पूरा 30 किलो ले आई? नहीं, वो कितनी बार लेके आई होंगी महीने में, कि पूरे महीने की सप्लाई आपने बोल दिया 30 किलो लाइए। बेटा आपकी मम्मी एक महीने में तो एक बारी में 30 किलो नहीं लाई, लेकिन महीने के एंड में आपने देखा अरे मम्मी आप पूरे महीने 30 किलो टमाटर लाई हो, लेकिन आपकी मम्मी पूरे एक महीने एक बारी में 30 किलो नहीं लाई, आपकी मम्मी टुकड़े में कुछ लाई होंगी। तो आपने बोला हाँ ऐसे मेरी मम्मी 30 किलो लाई है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आपकी मम्मी जब भी मार्केट जाती है एक बारी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 किलो टमाटर उठा ले आती है, 2 किलो टमाटर ले आती है आपकी मम्मी बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक बारी में। तो बेटा आपको इतना पता चल गया, अच्छा मम्मी आप जब भी मार्केट में जाते हो 2 किलो टमाटर ही लाते हो, ना उससे कम लाते हो ना उससे ज्यादा लाते हो, क्योंकि हमारे फ्रिज की स्टोरेज इतनी है, 2 किलो टमाटर ही आप लाती हो। तो मम्मी अगर आप हमेशा 2 किलो टमाटर लाती हो और पूरे महीने आपने ऐसे 2 किलो ला ला के 30 किलो कर दिए, तो मम्मी मतलब आप मम्मा 15 टाइम्स लाती होगी, मतलब मम्मी आप 15 टाइम्स लाती होगी हमारे टमाटर घर पे, मतलब मार्केट में मम्मी आप 15 टाइम्स गई होगी टमाटर लेने। सीधी बात है बेटा। ऐसे ही बेटा मुझे पूरे साल का उधार पता है, मैं बेटा पूरे साल में $8 लाख का उधार लाके रख दिया। जैसे टमाटर है, मैंने पूरे साल $8 लाख लाके रख दिए, अब मैं टेबल पे देख रहा हूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता मैं कितनी बार इसको लेके आया। अगर मुझे ये पता चल जाए कि मार्केट में मैं कितनी बार गया ये उधार मांगने, अगर मुझे एक बारी का ये हिसाब पता चल जाए, जैसे मम्मी के केस में 2 किलो टमाटर, अगर मुझे यहां पे ये पता चल जाए तो क्या मैं नंबर ऑफ टाइम्स नहीं निकाल सकता मैं कितनी बार गया हूं मार्केट में उधार मांगने? बस बेटा ये निकालना है। ऐसी हमने डेटर्स निकाली, ऐसी हमने इन्वेंटरी निकाले। तो इस चीज को निकालने के लिए बेटा एक जगह है जो आपको हेल्प करती है, वो क्या होती है बताओ? बेटा आपने एक बारी जब भी आप कुछ मांगने जाते हो उधार, वो एक चीज वो एक बारी निकालने का एक तरीका है निकालने का, क्या? बैलेंस शीट।
बेटा बैलेंस शीट हमको बता देती कि आप एक दिन के अंदर ये करते हो, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है बेटा, बैलेंस शीट जो बनती है, बैलेंस शीट है बेटा ये आपकी, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में बेटा, लाइबिलिटीज में आप अकाउंट्स पेबल दिखाते हो, और बेटा बैलेंस शीट जो बनती है वो एज एट बनती है, मतलब उस पर्टिकुलर दिन में आपने इतनी उधारी ले ली। तो बेटा हमको पता चल गया कि भैया हाँ अच्छा हम इतने दिन में इतना उधार लेते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनती है एज एट, मतलब इस पर्टिकुलर दिन में, फॉर एग्जांपल इस 31 दिसंबर को आपने इतने उधार लिए। बेटा 31 दिसंबर को आपके इतने अकाउंट्स पेबल है, इसका क्या मतलब है, बैलेंस शीट क्या बताती है, इस दिन आपके इतने अकाउंट्स पेबल है, मतलब इतने उधार आपने ले लिए इस दिन को, क्योंकि एज एट बनती है ना बैलेंस शीट। तो बेटा हमको इतना पता चल जाएगा, अच्छा इस पर्टिकुलर दिन में मेरे इतने उधार हैं। आ जाइए बेटा यहाँ पे, ये रहा बेटा बैलेंस शीट ने हमारी मदद कर दी। एंडिंग 31 दिसंबर 2024 की जब बेटा मैंने बैलेंस शीट खोल के देखी, उसने मुझे बताया कि भैया 31 दिसंबर 2024 को मैंने 1,10,000 का उधार लिया है। चलो बेटा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे ये भी पता चल गया कि भैया मैं जब भी उधार मांगने जाता हूं तो बेटा मैं $1,10,000 का मांगता हूं। अरे भाई बैलेंस शीट गवाह है, बैलेंस शीट एसेट बनती है, बैलेंस शीट कह तो रही है कि भाई 31 दिसंबर 2024 को तूने $1,10,000 का उधार मांगा, इसका मतलब मैं $1,10,000 ही मांगता हूँ। गलत है, ऐसा सत्य नहीं है कि आप जब भी मांगते हो 1,10,000 मांगते हो, क्योंकि अगर आप पिछले साल की बैलेंस शीट खोल के देखो आपने 90,000 मांगे, तो बेटा कभी आप 90,000 मांगते हो, कभी आप 1,10,000 मांगते हो। अब यहां पे बेटा क्या करूं, मोटा मोटा हिसाब ले लेंगे बेटा, फिर से एवरेज ले लेंगे, एवरेज आंसर आ जाएगा बेटा, मतलब मोटा मोटा आप क्या करोगे बेटा, $1,00,000 आप मार्केट से उधार लेते हो। मतलब जब भी आप मार्केट जाओगे टमाटर लेने, तो 2 किलो जैसे आपकी मम्मी लाती है, तो जब भी आप मार्केट जाओगे उधार लेने, $1,00,000 लोगे, ना इससे कम लोगे ना इससे ज्यादा लोगे। अब यही धर्म बन गया है, यही धर्म बन गया बेटा, ना इससे कम लेंगे ना इससे ज्यादा लेंगे, $1,00,000 लेंगे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। बस बेटा ये है हमारा हिसाब किताब, $1,00,000 लेंगे, इससे कम ना लेंगे इससे ना ज्यादा लेंगे। अब हमको ये पता है कि जब भी मैंने पूरे साल उधार कितना ले लिया, $8,00,000, लेकिन जब भी मार्केट में जाता हूं ज्यादा से ज्यादा $1,00,000 उठा के ले आता हूं। तो $1,00,000 उठा के लाने से, $1 जब भी मार्केट जाऊंगा $1,00,000 ही तो उठाऊंगा, लॉजिक से बात कर रहा हूं। तो $8,00,000 का पूरे साल लोन ले लिया, तो $1,00,000 लेते 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 कितनी बार मुझे लेना पड़ेगा, जबकि आठ पूरे साल 8 लाख हो जाए, कितनी बार लेना पड़ेगा, 8 टाइम्स लेना पड़ेगा। दैट्स द अकाउंट्स पेबल टर्नओवर रेशियो। इससे कहते हैं बेटा, मैंने आपको बताया 8 टाइम्स मतलब 8 साइकिल्स। अब मुझे अकाउंट्स पेबल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे आपको बतानी है कि साइकिल क्या होती है। देखिए 8 टाइम्स की ये जो निकल के आ रही है, ये तो बस दिखाने दिखाने वाला टाइम्स है, यहां पे एक्चुअली साइकिल की बात होती है, ठीक है। देखिए ये 8 टाइम्स क्या बताती है, आपने पूरे साल $8,00,000 का लोन लिया, लेकिन ये $8,00,000 तो पूरे साल लिया है, एक बारी में थोड़ी ना लिया है। हम एक बारी में कितना लोन लेते हैं वो हमें एवरेज अकाउंट्स पेबल ने निकाल के बता दिया। एक्चुअली बेटा हमें एवरेज निकालने की भी जरूरत नहीं थी, हमारे पास बेटा एज ऑन डेट है तो, लेकिन मसला क्या है बेटा, हमारा वो कंसिस्टेंट अमाउंट नहीं है। पिछले साल हम 90,000 ले रहे हैं, इस साल 1,10,000 ले रहे हैं, तो बेटा ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक बीच की चीज लेनी पड़ेगी, मोटा मोटा हिसाब फिर लेना पड़ेगा। क्या करूं बेटा, क्या करें, हमारे पास अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स के अंदर फिक्स्ड अमाउंट नहीं है ना। तो हमने $1,00,000 ले लिया। तो जब भी बेटा धर्म है, जब भी हम लोन लेने जाएंगे, मतलब उधार ही तो है बेटा, ये अकाउंट्स पेबल उधार ही तो है, आप लोगों से उधार पे पैसा ही तो लिया है। अरे माल उधार पे लिया, इसका मतलब आपने पैसा ही तो उधार पे लिया है। तो बेटा जब भी आप उधार मांगेंगे $1,00,000 से ना ₹1 ज्यादा मांगेंगे ना एक कम मांगेंगे, बस बेटा $1,00,000 से ना $1 ज्यादा ना $1 कम, $1 ही मांगेंगे। लेकिन एक दूसरा रूल भी है, जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल्स में मैंने और इन्वेंटरी में आपको बताया, बेटा धर्म में 2 रूल हैं, पहला तो हो गया, अब दूसरा क्या है कि आपको, है ना, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि यहां पे एक साइकिल सिस्टम चलता है। आप मुझे एक बात बताओ बेटा, टमाटर जैसे हमने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया 30 किलो का, है ना। अब एक बारी में जब भी आपकी मम्मी जाती है 2 किलो ही लेके आती है ना। तो बेटा वो जो 2 किलो लेके आ रही है, लेकिन क्या वो 2-2 किलो करके आंसर निकल के क्या आता, 15 बार, 15 टाइम्स, मतलब 15 टाइम्स आपको वो 2-2 किलो टमाटर लेके आना पड़ेगा। इस हिसाब से आपके पूरे महीने के 10 किलो टमाटर बन जाएंगे। लेकिन दिक्कत ये है, क्या वो 15 दिन है, या वो मैंने 2 किलो टमाटर 15 टाइम्स खरीदे हैं, मतलब एक ही दिन के अंदर 15 बार खरीद लिए, मतलब एक ही दिन के अंदर 15 टाइम्स भी तो मैं खरीद सकता हूं। बात तो वही पड़ी, या तो मैं 15 दिन में खरीद दो 2-2 किलो, या एक ही दिन के अंदर मैं 2 किलो 15 बार खरीद के ले आऊं। बात वही पड़ेगी, महीने की सप्लाई 30 किलो ही रहेगी।
तो यहां 15 टाइम्स बताना क्या चाहता है? क्या वो 15 दिन है, क्या वो 15 टाइम्स है? ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो इसका आंसर बेटा लॉजिक से निकलेगा। देखिए मेरी बात, सिंपल लॉजिक है। आप बेटा टमाटर 2 किलो लेके क्यों आ रहे हो? पहले क्वेश्चन ये है, क्योंकि आपकी जो फ्रिज की कैपेसिटी है वो ही 2 किलो हो सकती है। बेटा आपकी मम्मी अगर मार्केट से 2 किलो टमाटर लेके आ रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैपेसिटी फ्रिज की 2 किलो ही है, इससे ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर इससे ज्यादा लेके आएंगे तो बाहर रखने पड़ेंगे, वो खराब हो जाएंगे। ठीक है, कम लेके आ जाएंगे तो फिर अपनी जो कैपेसिटी है, जो यूज करना है पूरे हफ्ते वो चलाना है, वो खराब हो जाएगी। तो दिक्कत क्या है? तो हमको कैपेसिटी के हिसाब से लेके आना है। ठीक है, तो ये कैपेसिटी के हिसाब से ला रहे हैं। तो बेटा आप अगर एक ही दिन में 15 बार खरीद के ले आओगे तो बेटा आप मोर देन कैपेसिटी से ले आओगे। तो इससे क्या हो जाएगा? माल सड़ जाएगा। माल सड़ जाएगा तो फिर वही कैरिंग कॉस्ट, ऑब्सोलीन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सीधी बात है। ठीक है, अब यहां पे बात है, सेम यहां पे भी है। बेटा आप जब भी मार्केट से लोन लेके आते हो, ऐसा थोड़ी ना आपने $1 लाख का लोन ले लिया, फिर उसी दिन आपने $1 लाख का और लोन ले लिया, फिर उसी दिन आपने फिर से $1 लाख का लोन ले लिया। ऐसे एक दिन के अंदर आप 8 बार लोन ले रहे हो, ऐसा होता है क्या कभी? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। जनरली क्या होता है, बैंक्स आपके देखते हैं, अगर आपने कभी ऑलरेडी, अगर आपने, मैं इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं, कंपनी के केस में तो अलग है। अगर आपने अभी एक लोन आप पे अगर चल रहा है तो बहुत मुश्किल से आपको दूसरा लोन सैंक्शन होगा बेटा, क्योंकि क्रेडिट स्कोर उससे तो इफेक्ट हो जाता है पहले लोन से। और अगर होगा भी तो बेटा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से होगा। सीधी बात। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बात क्या है, जब भी आपने एक लोन लिया, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा आप ऑन स्पॉट दूसरा लोन भी ले लेते हो। पहले आप उस पिछले लोन को चुकाओगे, क्लियर होगा, तब जाके दूसरा लोन उठाओगे। ऐसे ही यहां भी है बेटा, सीधी बात है। वही टमाटर वाला एग्जांपल, पहले आप एक टमाटर 2 किलो जो लेके आए उसको खत्म करो, यूज करो, तब जाके 2 किलो दूसरी बार लेके आएंगे। तो ऐसे हम बेटा, ऐसे नहीं हम एक ही बार में 8 बार लोन ले लिया, ये एक ही बार में 15 बार टमाटर लिया, ऐसे नहीं होता बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइकिल कब कंप्लीट हो रही है? साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है टमाटर वाले केस में। ये देखो, आप एक बार टमाटर लेके आए बेटा, यहाँ पे सोचो जून 1 को टमाटर लेके, अब ये 2 किलो टमाटर है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, तब जाके 2 किलो टमाटर फिर लेके आओगे। दूसरी बात, ये जब 2 किलो लेके आए, ये जीरो हो जाएगा, मतलब आपके फ्रिज में जब खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नए टमाटर के लिए जगह बन जाएगी, तब जाके आप नया टमाटर खरीद के लेके आओगे। और ऐसे ही पूरे महीने जून 30 तक ये साइकिल आपका, ये डिस्को बना 30 डेज चलेगा, सॉरी 15 दिन चलेगा, 15 बारी चलेगा, 15 टाइम्स, 15 टाइम्स चलेगा। 15 टाइम आप ऐसी हरकत करोगे, टमाटर लेके आओगे 2 किलो, वो जीरो हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर 2 किलो लेके आओगे, वो फिर जीरो हो जाएगा, फिर लेके आओगे, ऐसे होगा। इसका मतलब पहले जो आप चीज लेके आए हो उसका पहले खत्म होना जरूरी है, तभी तो नया आएगा। जैसे इन्वेंटरी में मैंने आपको बताया। तो यहां पे आपने $1 लाख की उधारी तो ले ली, लेकिन $1 लाख का जो आप उधारी ले रहे हो, पहले इसको खत्म तो करो। यही है कंसेप्ट डेज वाला। बैलेंस शीट में ये जो आपके अकाउंट्स पेबल दिख रहे हैं, कितने टाइम तक दिखेंगे? बेटा आप अकाउंट्स पेबल को आपको राइट ऑफ करना है, उड़ाना है। कैसे उड़ाएंगे? कैसे उड़ाते हैं किसी लाइबिलिटी को? पे ऑफ करके। लाइबिलिटी को अगर आपको बैलेंस शीट से उड़ाना, उसको पे ऑफ करके तो उड़ा सकते हो। तो अकाउंट्स पेबल एक लाइबिलिटी है, उसको कैसे उड़ाए? पे ऑफ करके। तो जब तक आपने एक लाइबिलिटी ले रखी है, उसको पे ऑफ नहीं करेंगे, दूसरी साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकती। दूसरी साइकिल स्टार्ट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे हमारा 8 टाइम्स आया, 8 टाइम्स आया, पूरे साल का सिस्टम है। अब ये जून 1 है, जून 1 को बेटा आपकी बैलेंस शीट में $1 लाख के लोन दिख रहे हैं, $1 लाख के लोन दिख रहे हैं। अब ये $1 लाख का जो लोन है, आपने यहां पे पे कर दिया, ये जीरो हो गया जून 30 को, मान के चलते हैं जून 30 है, जून 30 को पे कर दिया, तो बेटा आपकी लाइबिलिटी से उड़ गया, बैलेंस शीट की तो जीरो हो गया। अब आप दोबारा लोन लोगे, क्योंकि आपने पूरे साल दिखा रहा है ना, पूरे साल आपने 8 बार लोन लिया है, क्योंकि पूरे साल एक्चुअली आपने $8 लाख का लोन लिया है, लेकिन एक बारी में आप $1 लाख लेते हो। तो ऐसे तो बेटा पूरे साल 8 बार चलाओगे साइकिल। लेकिन मसला ये है कि अब मैं सीधा ऑन स्पॉट किधर चला गया वो, ये रहा ऑन स्पॉट। क्या मैं एक बारी में पूरा ले लूं क्या 8 लाख का? नहीं नहीं, आप 8 टाइम लोगे, क्योंकि आप एक बारी में $1 लाख लेते हो। लेकिन अब ये $1 लाख तो मैंने ले लिया, अब वही टमाटर वाला केस है, क्या ये मैं $1 लाख भी एक दिन के अंदर 8 टाइम्स ले लूं? 8 टाइम्स मतलब आज ही सारा का सारा ले लूं? नहीं, आप आज सारा का सारा नहीं ले सकते। पहले ये जो $1 लाख है, पहले ये लो, फिर इसको पे ऑफ करो। जब ये जीरो हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, तब जाके दूसरी साइकिल चलाओ। ये है पहली साइकिल। मतलब जब तक लोन आपने लिया है वो बैलेंस शीट से उड़ नहीं जाता, मतलब पे ऑफ नहीं करा, तब तक आप अपनी दूसरी साइकिल नहीं चला सकते। तब जाके बैलेंस शीट में एक नया नया उधार फिर स्टार्ट होगा। $1 लाख आपने दिखाया, ये फिर जीरो होगा, यहां पे दूसरी साइकिल खत्म हुई। यहां से फिर तीसरी साइकिल स्टार्ट होगी, फिर $1 लाख का लोन लोगे, फिर ये जीरो होगा, यहां तीसरी साइकिल। तो बेटा जब तक पिछली साइकिल खत्म नहीं हो जाती, आपकी नई साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकती।
ठीक है, तो ये 8 टाइम्स आपने पूरे साल ये प्रक्रिया करी है, ऐसा प्रोसेस आपने 8 टाइम्स चलाया पूरे साल, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, ये 8 टाइम्स तब करा जब तक पिछला बार पूरा ना हो जाता, ठीक है। तो 8 बार आप ऐसे लोन लोगे और 8 बार ही आप ऐसे पे करोगे। तो ऐसे जब आप पूरे साल आपका खत्म हो जाएगा, आप पूरा पिछला साल अपना देखोगे, तो आप ये पाओगे कि भाई हाँ, मैंने पूरे साल $8 लाख का लोन लिया टोटलिटी में। $8 लाख की उधार ले लिया आपने, ठीक है भाई। तो ये तो मैंने आपको समझ लिया। अब जरा इसकी इंटरप्रिटेशन पे आते हैं कि ये हाई रेशियो, मतलब अगर ये जो टाइम्स निकल के आए 8 टाइम्स, अगर ये हाई आ जाता तो इसका क्या मतलब होता, और अगर ये लो आ जाता तो इसका क्या मतलब हो जाता। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मान के चलते हैं, हमारे मान के क्या चलते हैं, 8 टाइम्स ही आया है ना, 8 टाइम्स आए, तो अगर मान के चल लेते ये 10 टाइम्स आ जाता, 10 टाइम्स आ जाता, तो इससे क्या पता चलता हमको, कुछ फर्क आता, फर्क आता, देखते ये हमें बताता क्या, पहले ये देखते हैं। अगर हमको ये पता चल गया तो इंटरप्रिटेशन खुद ही कर लेंगे। 8 टाइम्स ये बताता है, 8 टाइम्स ये बताता है कि पूरे साल आप ये जो लोन लोगे $1 लाख का, आप 8 बारी लोगे, 8 बारी लोगे। लेकिन 10 टाइम्स ये बताएगा कि भाई आप ये जो $1 लाख का लोन है, $1 लाख नहीं, क्योंकि हमने पूरे साल कितना लिया है, $8 लाख, ठीक है। अब रेशियो आई है 10 टाइम्स, अब रेशियो आई है 10 टाइम्स, तो बेटा हम $80,000 का मतलब एक बारी में लोन लेंगे। इसका मतलब ये है, अगर मैं मान के चलता हूं मैंने पूरे साल $8 लाख का लिया है और रेशियो मेरी 10 है, तो बेटा फिर डिनोमिनेटर में 80,000 आएगा ना। कैसे निकाला इसको भाई, अब आपको ये भी नहीं पता बेटा, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे ले जाओ, आंसर आ जाएगा आपका 80,000, ठीक है। 80,000 का मतलब मैंने लिया एक बारी में, इसका मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, मतलब मैं लोन कम लेता हूं। दूसरा बेटा, अगर आप बार बार लोन ले रहे हो, आप अगर बेटा बार बार लोन ले रहे हो, तो इससे एक दिक्कत और है बेटा, आपका मतलब धंधा ज्यादातर उधारी पे चल रहा है, उधारी पे चल रहा है। तीसरा, इससे एक चीज और पता चली कि बेटा आपका हाई टर्नओवर है, इसका मतलब आपकी साइकिल ज्यादा है, मतलब 10 साइकिल चला रहे हो, पहले 8 साइकिल चल रही थी, मतलब आप सिर्फ 8 बारी मतलब उधार ले रहे हो और 8 बारी पे कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे 10 बारी का क्या मतलब, आप 10 बारी ले रहे हो, 10 बारी चुका रहे हो, 10 बारी चुका रहे हो, यहाँ पे ये वर्ड पकड़ो, आप 10 बार चुका रहे हो, तो इसका मतलब बेटा आपकी कैश अच्छी खासी होगी, लिक्विडिटी आपकी अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी। लेकिन जरूरी नहीं आपकी लिक्विडिटी अच्छी होगी बेटा, हो सकता है आपके ये जिससे आप उधार लेते हो ना, जिससे आप उधार लेते हो, उसने बेटा क्रेडिट पीरियड अपना बहुत कम कर रखा है, तभी उसके चक्कर में आपको बार जल्दी जल्दी पे करना पड़ता है। बेटा क्या है, सुनो, सोचो जो आपका होलसेलर है, फॉर एग्जाम्पल आपका एक होलसेलर है, आपका होलसेलर ने आपको बोल रखा कि भैया मुझे 30 दिन के अंदर अंदर दे दियो, 30 दिन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल 8 टाइम्स वाले के केस में पता करते हैं, 8 टाइम्स वाले के केस में सोचो 30 डेज था, लेकिन ये जो 10 टाइम्स आई है ना, पता है क्यों आई होगी बेटा, 30 डेज नहीं होंगे, सोचा हो सकता है 15 दिन हो। बेटा 8 टाइम्स वाले केस में आपको जो उधारी पे करनी थी, आप आराम से 30 दिन के अंदर अंदर कर सकते हो, लेकिन यहां पे बेटा आपको 15 दिन के अंदर अंदर करनी पड़ेगी। तो बेटा यहां पे आपका कैश जल्दी निकल रहा है, इसकी वजह से आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा है अकाउंट्स पेबल का, तभी तो बैलेंस शीट से जल्दी जल्दी उड़ रहे हैं आपके बैलेंस शीट से। अरे बेटा 10 टाइम्स मतलब आप 10 बारी आप अपनी बैलेंस शीट में से उड़ाते हो, मतलब इतनी जल्दी उड़ जाता है। यहाँ पे तो हम बस 8 बारी उड़ाते हैं बैलेंस शीट में से, यहाँ पे तो 10 बारी उड़ा रहा, मतलब 2 टाइम ज्यादा उड़ा रहे हैं यहाँ पे। कैसे आप इतनी तेजी से अपनी बैलेंस शीट कैसे उड़ा पा रहे हो बेटा, अकाउंट्स पेबल कैसे उड़ा पा रहे हो, क्योंकि आपका क्रेडिट पीरियड कम दिया गया है आपको, आपके क्रेडिटर द्वारा। वो कह रहे जल्दी जल्दी पे कर दियो मेरा, तो बेटा आपको जल्दी पे करना पड़ता है। अब जल्दी पे करना पड़ता है, इसके चक्कर में आपके फिर उड़ेंगे बैलेंस शीट में से जल्दी, और क्या। अब इससे दूसरी डिसएडवांटेज क्या है, आपका क्रेडिट, आपका जो कैश क्रंच है, कैश क्रंच आ जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी पेमेंट आपको देनी पड़ती है। डिसबर्समेंट, कैश डिसबर्समेंट फ्लोट इंक्रीज हो जाएगा। मैनेजमेंट की दुनिया में बेटा एक रूल, ये सिद्धांत है, कैश डिसबर्समेंट फ्लोट कम से कम रखना है और इनफ्लो, कैश इनफ्लो तेजी वाला रखना है। ये मैं आपको पार्ट 2 सेक्शन बी में पढ़ाऊंगा ज्यादा डिटेल में, ठीक है। तो यहां पे ये रेशियो, यहां पे ये बताना चाहती है, लो रेशियो इसका उल्टा है, लो रेशियो इसका उल्टा है। जैसे यहां पे 8 आया आपके ही, अब लेकिन सोचो 6 आ गया, सोचो आपकी रेशियो, सोचो 6 आई है, 6 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, मतलब यहां पे आप 8 बारी लोन लेते हो और 8 बारी चुकाते हो, लेकिन इस केस में बेटा 6 बारी लोन लोगे, 6 बारी चुकाओगे, मतलब अपनी बैलेंस शीट में यहां पे सिर्फ 6 बारी निकालोगे। बेटा इस केस में तो अपने, जो हमारा अभी करंट केस चल रहा है, इसमें तो आप अपनी बैलेंस शीट में सिर्फ 8 बारी उड़ाओगे, क्योंकि 8 बारी लोन लोगे, 8 बारी चुकाओगे, तो एक तरीके से बैलेंस शीट में से 8 बारी निकालोगे ना, सिंपल लॉजिक है। लेकिन वही अगर आपका 6 टाइम्स आया रेशियो, तो इसका मतलब आप बैलेंस शीट में 6 बारी दिखाओगे और 6 बारी निकालोगे, मतलब 6 बारी निकालोगे, मतलब यहां पे आप बैलेंस शीट बहुत, आपने जो आपके अकाउंट्स पेबल है, आप उनको बहुत ही स्लो स्पीड से निकाल रहे हो। सीधी बात है बेटा, यहां पे 8 बारी निकाल रहे हो, यहां पे सिर्फ 6 बारी निकाल रहा हूं,
तो स्लो स्पीड से निकाल रहा हूं। अब स्लो स्पीड से क्यों निकाल रहे हैं, मसला ये है, स्लो स्पीड से हम इसलिए निकाल पा रहे हैं बेटा, हो सकता है हम पेमेंट देर से देते हो। मैंने आपको बताया बैलेंस शीट से अकाउंट पेबल को कैसे उड़ाते हैं, पे कर दो, अरे लाइबिलिटी को पे ऑफ कर दो बेटा, आपकी बैलेंस शीट से अकाउंट पेबल निकल जाएंगे। लेकिन लेकिन यहां पे हम स्लो क्यों नहीं उड़ा पा, हम क्यों स्लो उड़ा रहे हैं, मतलब क्यों इतनी देर लग रही है को बैलेंस शीट से निकालने की। सिंपल लॉजिक है, आपके पास पैसा नहीं होगा, पहली बात तो लिक्विडिटी क्रंच हो सकता है, कैश क्रंच हो सकता है। दूसरा, आप बेटा लाइबिलिटी जो आपके क्रेडिटर्स है, आपके जो क्रेडिटर्स है, इन्होंने आपको एक अच्छा खासा क्रेडिट पीरियड ग्रांट कर दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस केस में मैंने आपको बताया था 15 डेज है, लेकिन हो सकता है बेटा 6 टाइम्स वाले के केस में आपके पास 45 डेज है। बेटा जैसा अभी हमारा जो करंट सिनेरियो चल रहा है 8 डेज वाला, इसमें हमें 30 डेज मिला है, ठीक है। लेकिन आप वही अगर सोचो, ये आपका उधारक, ये जो आपका क्रेडिटर है, ये आपको आके बोला कोई नहीं 30 दिन में मत दे, तू अपना ही आदमी है, 45 दिन के अंदर दे दियो, तो मुझे बात बताओ बेटा, 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे, आराम से 45 दिन के अंदर करोगे। बेटा जब पैसे देने की बारी होती है ना, तो बेटा आप फुल मूड में देते हो, आराम से देते हो। जब पैसा लेने की बारी आती है तो बेटा फिर तो गर्दन पकड़ लेते हो। लेकिन जब देने की बारी आती है तो बेटा हम तो जितना आराम लीनियंट हो सकता है उतने आराम से देंगे। तो बेटा जितना आराम से देंगे, उसी आराम आलस की वजह से बेटा आपके बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेबल देर से दिख रहे हैं, देर से निकल रहे हैं। ये है लो डीएसओ का रेशियो, लो डीएसओ का रीजन, ठीक है, लो डीएसओ का रीजन। चलिए एक बार पढ़ ही लेते हैं, है ना। थियरी है, जनरली सजेस्ट अ कंपनी इज पेएबल इज पेइंग इट्स सप्लाईज मोर क्विकली। लॉजिक है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ऑब्वियसली तभी तो लो हाई रेशियो आई है। दिस कैन इंडिकेट अ गुड कैश मैनेजमेंट, अ डिजायर टू टेक एडवांटेज ऑफ अर्ली पेमेंट डिस्काउंट्स। बेटा एक क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, यहां पे क्रेडिटर क्या करते हैं, आपसे जल्दी पैसा निकालने को। बेटा क्रेडिटर आपसे पैसा लेना चाहते हैं ना, पता वो क्या करेंगे, क्या जुगाड़ निकालेंगे, वो आपसे जल्दी पैसा निकाल, उन्हें पता है आप तो आराम से दोगे, ड्यू डेट में पेमेंट दोगे। अब बेटा आप जब सारे ही ड्यू डेट पे देने लग गए, तो इन क्रेडिटर के बीच में जो खर्चे आएंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वाले इंप्लॉयज को सैलरी देना, वो कहां से देंगे, घर से लाएंगे। तो बेटा वो आपसे जल्दी पैसा निकालने के लिए आपको एक लालच देंगे। वो आपको बोलेंगे भाई अगर तू मुझे इस दिन तक दे देता है पैसा, तो मैं तुझे और फर्दर डिस्काउंट दे दूंगा। उसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है, उसको कैश डिस्काउंट बोला जाता है। बेटा इन डिटेल मुझे आपको पढ़ाना है सेक्शन बी के अंदर। बेटा आप बोलोगे सर आप सारा तो बाद में पढ़ा रहे हो, बेटा क्या करूं, ये बात के कंसेप्ट है ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ पे यूज हो रहे हैं। बस जितना आपका यहाँ पे यूज होने वाला उतना ही पढ़ाऊंगा। अगर वो भी पढ़ाने लग गया फिर तो बेटा वहां भी पढ़ा दूंगा, यहाँ भी पढ़ा दूंगा, तो डबलिंग हो गई, ठीक है। तो जितना आपके लिए रेलिवेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जैसे एक मैं आपको एक चीज लिख के बताऊं, जो क्रेडिट टर्म्स जनरली लिखे जाते हैं 2, 10 एंड 30। ये बेटा एक सिंपल एक बात है, इसको कैसे पढ़ते हैं मैं बता देता हूं। इनवॉइस में जनरली लिखा होता है, यहां पे इसका मतलब है जर्नली, इसको अभी मिटा दो, सोचो इसको यहां पे अभी साइड हटाओ, ऐसे। यहां पे ये मतलब है कि अगर तुम सोचो, इसका मतलब है आपको जो क्रेडिट पीरियड दिया गया वो 30 दिन का दिया गया, मतलब आपको जो उधार दिया गया 30 दिन का, मतलब आपको अपने जो क्रेडिटर है उसको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर देनी है। अच्छा अगर आप 30 दिन के अंदर पेमेंट करोगे तो आपको 0% का डिस्काउंट मिलेगा। एन का मतलब एनए, नॉट एप्लीकेबल, 1% का डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन वही अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर दे दे दो, अरे आपके पास पूरा महीना है, जून 1 से लेकर जून 30 तक आराम से पेमेंट करो। लेकिन अगर आप जून 1 से जून 10 तक, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दोगे ना, तो आपको फर्दर 2% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हमेशा ले लेना बेटा ये डिस्काउंट, मैं आपको बता रहा हूं, आपको एक डिटेल कंसेप्ट बताऊंगा, कॉस्ट ऑफ नॉट टेकिंग डिस्काउंट। बेटा दुनिया का कोई रिटर्न आपको नहीं दे सकता इतना, ये जो आपको 10 दिन के अंदर 2% दे रहा है। बेटा 10 दिन में आपको 2% का रिटर्न मिल रहा है, पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, मजाक नहीं कर रहा। तो हमेशा ले लेना, अगर आप नहीं लोगे तो भारी नुकसान करोगे। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजर जो होता है, एक सीएमए होता है, वो कभी भी इस डिस्काउंट को इग्नोर नहीं करेगा। जनरली आपको हमेशा ये एक अच्छा डिस्काउंट दे देता है, वो आपको मैं समझाऊंगा वहां पे, ठीक है। तो ऐसे लिखा होता है बेटा, ठीक है। तो ये बताता है फास्टर पेमेंट। तो मैंने आपको समझाया कैश डिस्काउंट्स क्यों दिए जाते हैं, व्हाइल इट कैन सिग्नल फाइनेंशियल हेल्थ, an excessive high turnover might also means the company isn't fully utilizing favorable credit terms from supplier, thereby tying up cash unnecessarily। यहां पे क्या है बेटा, आपका बताऊं क्या इसका मतलब क्या है, आप अच्छी नेगोशिएशन नहीं कर पा रहे अपने क्रेडिटर से। अरे आपका क्रेडिटर आपको 30 दिन के अंदर अंदर बोल रहा है, अरे आपका क्रेडिटर आपको बोल रहा है जल्दी जल्दी पेमेंट दो, स्ट्रिक्ट है, नहीं हो तो जल्दी दो। तो बेटा आप थोड़ी नेगोशिएशन करो ना उससे कि यार मुझे थोड़ा एक्सटेंड करके दे, क्योंकि बेटा जितना लोअर क्रेडिट पीरियड होगा उतनी जल्दी आपका यहां से कैश निकलेगा।
नो डाउट हाई टर्नओवर रेशियो आपकी लाइबिलिटी जल्दी निकाल रहा है बैलेंस शीट में से, लेकिन आपका कैश भी तो निकल रहा है, क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी ऐसे नहीं निकलती बेटा घर से आपके, आपको कैश देके निकालना पड़ेगा उसको, तो आपका कैश नहीं जा रहा, तो आपका कैश भी तो जो उतनी स्पीड से बेटा कैश टर्नओवर रेशियो में तो इंक्रीज हो रहा है, कैश भी उतनी ज्यादा तेजी से निकल रहा है। अब बेटा धंधे में बताओ धर्म है कि कैश को ज्यादा जल्दी निकालना, कैश को रोक के रखना है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थोड़ी नेगोशिएशन करिए बेटा, ये मैनेजर के ऊपर है, ठीक है। लोअर रेशियो बेटा, लोअर पे आ जाते हैं, implies a company is taking longer to pay supplier। अब इसका क्यों है, क्योंकि बेटा क्रेडिट पे अच्छा खासा क्रेडिट पीरियड होगा, दिस कैन बी ड्यू टू द फेवरेबल क्रेडिट टर्म्स नेगोशिएटेड विद द सप्लायर। आपका बेटा क्रेडिटर हो सकता है दोस्त, तो उसने कहा नहीं भाई तू आराम से दे दे चल, तो बेटा आराम से देने के चक्कर में क्या है, वो आपकी कैश तो अच्छे, आपका कैश तो पे रहेगा क्योंकि आप आराम से पे करोगे, तो गल्ले में तो कैश है, लेकिन बेटा उतना आपका अकाउंट्स पेपर पे भी लाइबिलिटी में दिखा हुआ है, तो एक दिक्कत ये हो जाती है, और इट माइट सिग्नल कैश फ्लो प्रॉब्लम्स, या तो बेटा हो सकता है आपके पास कैश ही ना हो इसलिए नहीं पे कर पा रहे, ठीक है, वो तो वहां पर रो के परेशान है, उसने बंदे भी लगा दिया मेरा पैसा दे दे, आपके वो कैश ही नहीं, सीधी बात। तो ये एक मुझे आपको एक थ्योरी समझानी थी, मैं समझाऊंगा बेटा, क्योंकि सीएमए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है बेटा, तो बेटा मैं तो आपको समझाऊंगा, अपने को तो पूरा क्लियर करके समझाना है। डेज, अब बेटा डेज मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बार बार समझा दिया, डेज परचेसेस एंड अकाउंट्स मतलब बेटा ये कितने दिनों तक का मेहमान है बैलेंस शीट में अकाउंट्स पेबल, बस कितने दिनों का मेहमान है बैलेंस शीट में, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, देख लेते कैसे निकालेंगे भैया। हम पूरे साल कितनी बार निकालते हैं अपने बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में से अकाउंट्स पेबल को कितने टाइम्स निकालते हैं, 8 टाइम्स निकालते हैं। अच्छा ये एक महीने का, क्वार्टर का है, बाय एनुअल है, पूरे साल का भाई, पूरे साल का है। अच्छा बेटा अब मैं बताऊं, पिछले दो रेशियो से 12-12 महीने लेके चल रहा हूं, अब मैं डेज की बात कर रहा हूं, मैं सीधा 365 ले रहा हूं, ठीक है, सीधा 365 ले लिया बेटा, वो एक्चुअली बेटा क्या था ना, वो मैं कैलकुलेशन बेसिस के लिए यूज करता था, कोई नहीं अब चलो 365 ही ले लेंगे, 365 लेंगे बेटा, मतलब पूरे 365 दिन में मैंने अपने बैलेंस शीट में से कितनी बार इन अकाउंट्स पेबल को निकाला बाहर, 8 बारी, 8 बारी निकाल लिया, ठीक है भैया 8 बारी निकाल लिया, तो एक बारी कितनी बार निकाला, कितने दिनों में निकाला होगा, अगर 8 बारी निकालने के लिए मुझे 365 दिन निकल गए, तो एक बारी निकालने में, बस एक बारी निकालने में निकले बैलेंस शीट से कितने दिन लग जाएंगे, यूनिटरी मेथड जिंदाबाद है भैया, तो 365/8 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया, 362/8 45.625 डेज, मतलब मोटा मोटा बेटा 76 दिन, मतलब सॉरी 45.6 है बेटा, मतलब मोटा मोटा बेटा जो आपके हैं 45.6 डेज लगेंगे, इसको राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो 46 डेज करके, 46 दिन आप कर सकते हो, ठीक है 46 दिन भी कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, आप हम 45.6 डेज लिखेंगे, ठीक है। आप जनरली बेटा क्या है, अगर एमसीक्यू में राउंड ऑफ करके लिखा तो आप चूज कर लेना, लेकिन अगर उसने नहीं दिया तो हमेशा ऐसे में क्या करना, राउंड ऑफ करके लिखना बेटा, ठीक है, ये प्रैक्टिस होती है सीएमए यूएसए की तरफ से कि बेटा आप उसको राउंड ऑफ करके दीजिए, और कितना तक अगर हो सके तो 6 राउंड ऑफ करके लिख के दीजिए बेटा, 6 राउंड ऑफ, ओ सॉरी 6 डेसिमल प्लेसेस, बार बार राउंड ऑफ बोल रहा, सॉरी बेटा, 6 डेसिमल प्लेसेस तक लिखना है आपको अपना आंसर हमेशा, लेकिन अगर उसने बोला है नियरेस्ट टू डॉलर ऐसा करके लिखा हुआ है तो ठीक है, फिर आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, उसने आपको अलाउ करा है नियरेस्ट टू डॉलर लिखने के लिए, ठीक है, तो सेंट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। तो बेटा इसका क्या मतलब है, आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये जो $1,00,000 का आपने लोन लिया है बेटा, $1,00,000 का है ना, अरे $1,00,000 का लोन है ना, ये देखो एवरेज निकाल लिया हमने, बात आने की जरूरत नहीं है आपको, $1,00,000 का ये जो आप लोन लेते हो, ले लिया, अब बैलेंस शीट के अंदर स्वागत है आपका, आगे लोन पहले $1,00,000 बैलेंस शीट में स्वागत है, ला जाओ बैठ जाओ अपनी जगह लाइबिलिटीज में, वो बैठ गया, अब कब तक बैठा रहेगा, अतिथि कब तक जाओगे, कब तक बैठा रहेगा, 45.6 दिन का मेहमान है, मोटा मोटा 45 दिन का मेहमान है, या 46, 45 डेज तक आपकी बैलेंस शीट के अंदर ये बैठा रहेगा, उसके बाद क्या निकलो, पे ऑफ कर देंगे आपको भैया जी, पे ऑफ कर देंगे, 0 डेज पे ऑफ कर दिया, इसका मतलब बेटा हम एक चीज और पकड़ सकते हैं, मोटा मोटा इसका हो सकता है आपका जो क्रेडिट पीरियड चल रहा हो वो 45 डेज का, बेटा आपकी बैलेंस, आपने लोन कितना का लिया बता दो, कितना लिया, $1,00,000 लिया, इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट में $1,00,000 का लोन है, अब बेटा ये 45 डेज का मतलब क्या है, मतलब कितने दिनों तक का मेहमान है ये, 45 डेज, मतलब 45 डेज के बाद आप इसको निकाल दोगे, कैसे निकालोगे, पे ऑफ करके, लेकिन आप क्यों निकालोगे, आप क्यों ये पे ऑफ करोगे, इसका मतलब हो सकता है आपके क्रेडिटर ने आपको 45 दिन की ड्यू डेट दे रखी हो, अभी तो आप 45 दिन के अंदर निकाल रहे हो, ऐसा हो सकता है, अरे ये जनरल रूल ऑफ थंब नहीं है, हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये बेटा ऐसा भी हो सकता है आपके पास बहुत पैसा आ गया हो, आपके पास बहुत पैसा आ गया आपने इसलिए निकाल दिया,
ये तो इसलिए निकाला, लेकिन मैंने आपको मोटा मोटा इंसाइट दिया, ऐसा भी हो सकता है बेटा। तो चीजें बेटा निकाल के सीखनी है बेटा, ठीक है। अब एक बार इसके एनालिसिस पे आ जाए। सप्लाई चेन सॉल्यूशन पीटी लिमिटेड टेक्स अप्रोक्सीमेटली 45 डेज ऑन एवरेज टू पेड सप्लाई। इसका मतलब यही है, अरे बेटा बैलेंस शीट में 46 दिन का मेहमान है, 46 डेज का मेहमान है, उसके बाद निकल जाता है। लेकिन बेटा हमको तो ये धर्म है अकाउंट्स का कि कोई भी लाइबिलिटी ऐसे नहीं निकलती, उसको वो कैश लेके निकलती है अपने साथ। तो जब तक आप कैश पे नहीं करोगे तब तक नहीं निकलेगी। तो 45 डेज 6 डेज के बाद बेटा आप उसको जीरो करोगे, उसके बाद एक नई साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। अरे यहाँ पे जीरो हो गई, ये वन साइकिल कंप्लीट हुई है, फिर दूसरी साइकिल आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर आठवीं। आठवीं के बाद खत्म है बेटा मामला, क्योंकि हमने पूरे साल कितनी साइकिल चलाई है, 8 साइकिल। ओके, तो बेटा 45 6 डेज लगी है। दिस फिगर शुड बी कंपेयर टू द कंपनीज नेगोशिएटेड पेमेंट टर्म्स। हाँ बेटा ये नेगोशिएटेड होने चाहिए ना। अरे जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक मोटा मोटा हिसाब निकाल लिया, तो जैसे मैंने आपको एनालिसिस बताया बेटा, हो सकता है क्रेडिटर है 45 दिन दे रखे हो, अरे 45 दिन दे रखे हो, आप ऑन एंड एवर 45 दिन कर रहे हो। अब सोचो लेकिन आपका कितना चल रहा है, नेट 30, नेट 60। हो सकता है आपको 30 दिन दे दियो एक्चुअली में, लेकिन आपके 30 दिन हो, 60 दिन हो, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितने दिन निकल के आई है, 46 दिन। तो उसके हिसाब से आप अपने नेगोशिएशन देखो। अच्छा सर ये नेगोशिएशन कैसे करना है बेटा, जैसे आपको अपनी कैश मैनेजमेंट करनी है, अगर आपको अपनी कैश मैनेजमेंट अच्छी से अच्छी रखनी है, तो बेटा आप क्या करो, उसको थोड़ा सा बोलो यार मेरा बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा, मेरी बात मानो, सोचो आपका जो रियल में जो आपको क्रेडिटर ने दे रखा है नेट 30 दे रखा है, इसका मतलब आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, लेकिन रेशियो के हिसाब से कितने निकल गया, 46 दिन। आप 46 दिन के अंदर कर दो, मतलब रेशियो क्या कह रही है, रियल टर्म्स क्या कह रहे हैं, जैसे क्रेडिटर ने आपको कितने दिन दे रखे, 30 दिन, मतलब टेक्निकली आपको 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, लेकिन रेशियो ये बता रही है कि आप एक्चुअली 46 दिन में पेमेंट कर रहे हो, मतलब आप 16 दिन एक्स्ट्रा लगा रहे हो। अब बेटा ये जो 16 दिन आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो सकता है ये गड़बड़ कर रहे हो। अब बेटा वो आपको छोड़ेगा क्रेडिटर, क्रेडिट बोलो मेरे पास पैसे 30 दिन में दे, 16 दिन का ब्याज लगा दूंगा तेरे पे। बेटा हो सकता है 16 दिन का ब्याज के शिकार बन जाओ। तो यहां पर बात ये हो रही है, थोड़ी नेगोशिएशन कर लो यार, कि भाई देखो मेरी रेशियो 46 दिन आ रही है यार, समझा करो, मुझे थोड़ा कैश मैनेजमेंट अच्छा रखना है। आप ये 30 दिन के बहुत अच्छी मेहरबानी हो जाएगी अगर अभी नेट 30 की जगह नेट 46 लिख दीजिए, बहुत अच्छी मेहरबानी होगी, लड्डू भी आएगा आपके घर पे। ये है बेटा। अब इसकी थोड़ी इंटरप्रिटेशन कर ले बेटा। इंटरप्रिटेशन क्या है, लोअर डीपीओ, ये मतलब वही डेज। लोअर डीपीओ का क्या मतलब है बेटा, मींस द कंपनी इज पेबल पेइंग सप्लाईज वेरी क्विकली। बताने की जरूरत नहीं बेटा, जितना कम आएगा मतलब उतना कम आपकी बैलेंस शीट में वो दिन है। कैसे, क्यों इतना कम मेहमान है, इसका मतलब आप उतनी जल्दी उसको निकाल रहे हो। अब जितनी आप जल्दी निकाल रहे हो बेटा, उससे दिक्कत क्या हो जाएगी, आपके कैश का क्रंच, आपका कैश बहुत जल्दी कम होगा, क्योंकि बेटा कैश पे करने के लिए तो निकालोगे, कैश यूज होगा उसको पे करने के लिए। एक और रीजन हो सकता है बेटा, आपके स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट क्रेडिट पॉलिसीज होंगी, वही सामने वाले ने बेटा आपको कम क्रेडिट पॉलिसीज दे रखी होंगी, वह जल्दी से जल्दी पेमेंट दे दे मेरा, हाँ तो बेटा आपको उसके चक्कर में जल्दी निकालना पड़ता है, ये रीजन है। दिस कैन गुड फॉर मेंटेनिंग अ गुड सप्लाई रिलेशन बेटा, लेकिन जितना आप जल्दी अच्छा पे करोगे उससे आपका अच्छा रिलेशन भी बनेगा बेटा। अगर आप बैंक से जल्दी जितना जल्दी पे करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है ना, उसे रिलेशनशिप भी तो बोलते हैं। आप वो आपको हेल्प करेगा अगली बार लोन लेने में। दूसरा, and potentially securing the early payment discounts से सीधी बात है, but it might also mean the company is not optimally utilizing its cash by holding on to it for longer। सीधी बात है बेटा, आप क्या कर रहे हो, अपना डिसबर्समेंट फ्लोट बहुत जल्दी बढ़ा रहे हो, आप अपने धंधे में से कैश बहुत जल्दी पे कर रहे हो। अरे क्यों पे कर रहे हो, थोड़ा देर तक रखो ना बेटा, मैं आपको बता रहा हूं देर तक रखने से बहुत फायदा होता है धंधे में। आप देर तक रखने से उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां पे थोड़े दिनों का ब्याज ले सकते हो, अरे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकते हो, दिन दिन का ब्याज मिलता है, दिन दिन का रिटर्न मिलता है। कह रहा हूं बेटा बहुत फायदा होता है। अभी समझ नहीं आएगा, वर्किंग कैपिटल में समझाऊंगा सारा रियल बेसिस में दुनिया चल कैसे रही है, एक्चुअली किताबों से थोड़ा पार करके पढ़ाना पड़ेगा अपन को बेटा, तब कंसेप्ट समझ में आएगा। हायर डीपीओ, अब हायर डीपीओ बेटा क्यों है हायर डीपीओ, इसका मतलब आप अपनी किताबों से अकाउंट्स पेपर को जल्दी नहीं उड़ा रहे, सीधी बात है। अब वो क्यों नहीं उड़ा रहे, क्योंकि लीनियंट पॉलिसीज होंगी आपके पास, आराम से कर रहे हो, क्रेडिटर आपका दोस्त है, वो आपको कह रहा है भाई जब मर्जी होगी तब पेमेंट दे दियो, तो पड़े हैं बैलेंस शीट के अंदर अकाउंट्स पेबल। तो और इसका दूसरा फायदा हो सकता है, आपका कैश भी बचा रहेगा। अच्छा एक रीजन और हो सकता है, आपके पास पैसा ही नहीं है बेटा, पैसा ही नहीं है तभी तो पे नहीं कर पा रहे, तभी रखे हो अकाउंट्स पेबल, इसलिए बेटा ठीक है। इससे बेटा क्या होगा, आपके रिलेशनशिप भी खराब हो सकते हैं। इंडिकेट्स दैट द कंपनी इज टेकन लॉन्गर टू पे इट्स सप्लायर, दिस कैन बी अ साइन ऑफ इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट। इसने इफेक्टिव कैश मैनेजमेंट करा क्योंकि उसने कैश रोक के रखा हुआ है। लेवरेजिंग सप्लाई ट्रेड टू इंप्रूव द वर्किंग कैपिटल, और इन एडवर्स सिचुएशन इट कुड बी पॉइंट टू लिक्विडिटी इश्यूज, पैसा ही नहीं है भाई, रोकड़ा ही नहीं है इसलिए नहीं पे कर पा रहा। एंड डिफिकल्टी इन मीटिंग शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, companies often aim to optimize DPO to balance cash retention with maintaining good supplier relationship। मैंने आपको बताया अच्छा रिलेशनशिप के लिए आपको एक अच्छा मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट बेटा कैश मैनेजमेंट कैसे करना है, ये हमारा टॉपिक अभी नहीं है,
हमें अबे हम भाई रेशियो कौन सी पढ़ रहे हैं, टर्नओवर रेशियो पढ़ रहे हैं, हमें कैश मैनेजमेंट नहीं पढ़ना। ये है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का टॉपिक। जब मैं आपको सेक्शन बी पढ़ाऊंगा, बेटा जो चीज पढ़नी है वो वहीं पढ़ेंगे ना, सारा थोड़ी ना आज पढ़ा दूंगा, सीधी बात है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल एक्टिविटी रेशियोज कैश फ्लो मैनेजमेंट में मदद करता है बेटा। ऑप्टिमाइजिंग डीपीओ कैन सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट अ कंपनीज कैश फ्लो, डिलेइंग पेमेंट्स विद इन एथिकल और कॉन्ट्रेक्चुअल लिमिट। बेटा डिले कर आप, अच्छा आपने सोच लिया कि सर ने बोल दिया कि देर से देर कैश रख के रोक के रखना है, अब तू कितना भी बोलता रहा क्रेडिटर, हम तो तुझे आराम से देंगे, सर ने बोला पैसा रोक के रखना है धंधे में। बेटा इसका मतलब ये नहीं आप एथिकल स्टैंडर्ड्स और कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स की धजिया उड़ा दो। बेटा एथिकल तो एथिकल की तो आप धजिया उड़ा ही दोगे, बेटा कॉन्ट्रेक्चुअल की धजिया उड़ाने से गड़बड़ हो सकती है। पता क्या हो सकती है, अब जैसे आपको N30 बोल रखा है, अब सर आप इसका मतलब आपको 30 दिन के अंदर अंदर पेमेंट देनी है, लेकिन आपको मान के चल रहा हम तो आराम से देंगे, 15 दिन ऊपर लगा के देंगे। बेटा वो 15 दिन का आपको ब्याज ऊपर लगा के दे देगा। तो जितना आपको बेनिफिट मिल रहा था रोक के, उतना तो आपने ब्याज में दे दिया, फायदा क्या हुआ? तो थोड़ा ध्यान से बेटा, लॉजिक से, ठीक है, ऐसे नहीं करना। किसी का बेटा पैसा रोक के नहीं रखना, उस बेचारे को भी तो पैसा चाहिए, आपका अगर कोई पैसा रोक के रखे तो सीधी बात है ना बेटा। सप्लायर रिलेशनशिप के लिए रखा जाता है बेटा डीपीओ, आपको पता है मैंने आपको समझा दिया। कंसिस्टेंट एंड टाइमली पेमेंट, लोअर डीपीओ कैन लीड टू हायर कस्टमर रिलेशनशिप और सप्लायर रिलेशनशिप, पोटेंशियली रिजल्टिंग इन मोर फेवरेबल टर्म्स डिस्काउंट्स। आगे जब दोबारा लोन लोगे तो बेटा वो आपको फेवर करेगा ना, वो ये देखेगा यार बड़ा अच्छा बंदा है, इसको लोन देता हूं, उधार देता हूं, जल्दी पेमेंट कर देता है, सही बंदा है, इसको अच्छा है, अब इसको और डिस्काउंट देंगे आगे, बढ़िया बंदा है। ऐसे लोगों से बेटा कौन अच्छी नहीं बना के रखेगा, सही बात है बेटा, ऑब्वियस है। ठीक है, प्रायोरिटी सर्विस मिलेगी बेटा आपको। कन्वर्सली एक्सेसिव आईडीपी माइट स्ट्रेन दिस रिलेशनशिप, सीधी बात है, आप जितना टाइम लगाओगे बेटा वो बोलेगा इस बार की कहानी थी इसकी, शट डाउन कर देंगे इसका, अगली बार नहीं देंगे इसको लोन, भाई इतना टाइम लगाता है लोन देने में, अब नहीं देंगे इसको उधार, सीधी बात है बेटा। तो आपने अपना गेट्स बंद कर देंगे ऐसे, तो बेटा थोड़ा ध्यान से। लिक्विडिटी असेसमेंट है, दीज रेशियो अलोंगसाइड अदर लिक्विडिटी रेशियो प्रोवाइड इनसाइट इनटू अ कंपनीज एबिलिटी टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। बेटा हम लिक्विडिटी रेशियोज निकालते थे, तो लिक्विडिटी रेशियो और ये वाली रेशियो से आप बताओ थोड़ा सा और इनसाइट निकाल सकते हो। लिक्विडिटी रेशियो आपको क्या बताता है कि भैया आपके पास करंट एसेट्स है, उसको आप पे ऑफ, जो आपके करंट ऑब्लिगेशन नॉन सॉरी करंट लाइबिलिटीज है, करंट ऑब्लिगेशन है, उसको पे ऑफ करने के लिए आपके पास कितनी करंट एसेट्स है, बस वो ये रेशियो बताता है। इस रेशियो के साथ मिक्स करोगे तो आपको अपना कैश मैनेजमेंट थोड़ा और इंप्रूव हो जाएगा आपका, ठीक है। वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन है, ये मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा बेटा। वर्किंग कैपिटल ऑप्टिमाइजेशन ये क्या होती है, उसके लिए पहले मुझे आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल पढ़ानी पड़ेगी, 80 210 का 10 का 45, ठीक है, ये मुझे थोड़ा आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा उसके लिए तो ये टॉपिक है ही अगली क्लास में पढ़ाने के लिए, ठीक है। स्ट्रेटेजिक नेगोशिएशंस है, अंडरस्टैंडिंग डीप हेल्प्स इन नेगोशिएट बेटर पेमेंट टर्म्स विद सप्लायर। बेटा जितना ज्यादा है उतना कम, मैंने आपको अभी पढ़ाया कैसे नेगोशिएट आप कर सकते हैं, तो आप सप्लायर के साथ एक नेगोशिएशन का गेम भी खेल सकते हैं, ठीक है। ये आपकी मैनेजिंग स्किल्स के ऊपर और नेगोशिएशन स्किल्स पे डिपेंड करता है। एक सीएमए का काम बेटा नेगोशिएशन करना भी होता है, ठीक है। ओके, चलिए बेटा यहां से बेटा सारी वैसे टेक्निकली एक्टिविटीज रेशियो खत्म हो चुकी है, अब इससे ज्यादा कोई एक्टिविटी रेशियो नहीं है, हालांकि रियल लाइफ में इससे ज्यादा और है, लेकिन सीएमए यूएसए के स्कोप के लिए बस आपकी इतनी ही रखी गई है और इतनी ही आपको अच्छी तरह करनी है। तो सारे फॉर्मूले लॉजिक से पढ़ा दिए, सारे कंसेप्ट फॉर्मूले से पढ़ा दिए विद एग्जांपल, ठीक है। चलिए अब अगली क्लास में जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो एक ऑपरेटिंग कैश साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, नेट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ऑपरेटिंग साइकिल, कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, थोड़ा बताएंगे डिफरेंस क्या है, एक समझाना पड़ेगा कंसेप्ट बेटा। तो बेटा अगली क्लास में मैं आपको बहुत इन डिटेल समझाऊंगा। उसके बाद ये एक एक्स्ट्रा टॉपिक है वैसे, उसके बाद हमारा इन डिटेल पूरा ये टर्नओवर रेशियो खत्म है। अगली रेशियो बेटा मैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपको पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखे बेटा अगर आपको कुछ कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो कमेंट करिए, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।